हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो से हम पढ़ रहे हैं एडवांस ग्रामर के अंदर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। और ये इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है कि एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है एक सेंटेंस आपको दिया जाता है और उसमें कहीं ना कहीं या तो अंडरलाइन वो कर देते हैं कि भाई ये जो भाग है, ये जो पार्ट है इस सेंटेंस का, इसमें कहीं ना कोई एरर है। अब वो एरर क्या है ये आपको पता लगाना है, क्योंकि आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं कि ए बी सी डी में, और उन ऑप्शन में से आपको सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चुनना है और वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस में लेकर गए हैं और हम यहाँ देखेंगे कि इन सेंटेंसेस के अंदर क्या और किस तरह की एरर है। वो ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकती है, दूसरी तरह की भी हो सकती है। तो आइए देखिए पहला सेंटेंस, द नंबर ऑफ बॉयज आर इंक्रीजिंग। बिल्कुल सेंटेंस पढ़ने में ऐसा लग रहा है हमको जैसे बिल्कुल करेक्ट हो। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज यानी लड़कों की संख्या आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई इस सेंटेंस के अंदर यदि कोई एरर है तो वो क्या है। तो प्यारे बच्चों, एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जितने भी सेंटेंस है सबके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है, कोई ना कोई एरर है, और वही हमको यहाँ पर दूर करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई वास्तव में इस सेंटेंस के अंदर क्या गलती है, तो वो गलती हमको निकालनी है। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि द नंबर ऑफ जब भी आए, द नंबर ऑफ, तो वो नंबर ऑफ क्या है कि ये कोई निश्चित संख्या के लिए होता है। और यदि ए नंबर ऑफ आता है तो हमेशा बहुवचन की क्रिया लगती है, यानी प्लूरल नंबर के अंदर वर्ब काम में ली जाती है। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ यदि कोई नाउन आ रहा है तो वो चाहे प्लूरल में ही हो, जैसे कि यहाँ बॉयज़ प्लूरल में, और इसलिए यहाँ पर क्रिया भी प्लूरल में लगा रखी है आर। लेकिन ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर द नंबर ऑफ से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इज करेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर नंबर में वर्ब लेता है। तो द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ इंक्रीजिंग, यानी बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। ये सेकंड वाला देखिए, द मेरिट ऑफ दीज बुक्स, द मेरिट ऑफ दीज बुक्स आर वेल नोन। ये जो सेंटेंस है इसके अंदर जो आपको एरर दिखाई दे रही है वो कहाँ है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर ये वर्ब के अंदर ही एरर है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब, सबसे पहली बात यह है कि बच्चों की वर्ब जो भी होती है ना किसी सेंटेंस के अंदर, वो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यानी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर में ही आनी चाहिए। यदि वर्ब आपका प्लूरल नंबर है तो उसका सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल नंबर में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट इस तरह दिया हुआ होता है कि हम उसको पहचान नहीं पाते। जैसे द मेरिट ऑफ दीज बॉयज़, शायद हमने ये समझ लिया कि ये दीज बुक्स जो है ये यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है, जबकि ये नहीं है। सब्जेक्ट द मेरिट है, यानी ऑफ से पहले जो ये द मेरिट आया है वो एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर नंबर में लिखेंगे, यानी द मेरिट ऑफ दीज बुक्स। क्योंकि बात किसकी हो रही है, बात मेरिट की हो रही है कि भाई इन किताबों की जो मेरिट है वो इज़ वेल नोन, वो पूरी तरह से परिचित है, वेल नोन है, यानी अच्छी तरह हम उसको जानते हैं। ये थर्ड वाला देखिए, ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन द मैच, ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया। तो ऐसा लग रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम है और सिंगुलर नंबर हम इसको मान सकते हैं। लेकिन जब भी खेलों की बात होती है तो खेलों में कौन भाग लेता है, खेलों में एक टीम भाग लेती है और टीम के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। इसलिए जब भी टीम का सेंस आए किसी भी सेंटेंस में तो आप उसमें प्लूरल नंबर की क्रिया ही आप लगाएं। तो यहाँ पर हम प्लूरल नंबर में क्रिया देखेंगे तो ये हैज़ जो है वो एक सिंगुलर नंबर की वर्ब है, तो इसकी जगह हम हैव कर देंगे, तो ये सेंटेंस करेक्ट आपका हो गया। यानी ऑस्ट्रेलिया हैव वन द मैच। जब भी ध्यान रखें इसको कि खेलों की जब बात हो रही हो तो खेलों में क्या होता है, टीम खेलती है और टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। क्योंकि यहाँ पर यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही कि भाई ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, बल्कि ये कि ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मैच जीत लिया। फोर वाला देखिए, 1 आवर आफ्टर अनदर आवर, 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा है पास्ड अवे, गुजर गया। तो ये जो इस तरह का सीक्वेंस आती है किसी सेंटेंस में, जैसे 1 आवर आफ्टर अनदर, 1 शिफ्ट आफ्टर अनदर शिफ्ट, तो ये जो है इनको हम कहते हैं
हाइफेनेटेड एक्सप्रेशन, और हाइफेनेटेड जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके अंदर हमेशा जो वर्ब आती है वो सिंगुलर नंबर में आती है। तो ये भी एक हाइफेनेटेड एक्सप्रेशन है इस सेंटेंस में। 1 आवर आफ्टर अनदर आवर, यानी 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा, है पास्ड अवे, गुजर गया, तो हम यहाँ पर हैज कर देंगे। तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया कि 1 आवर आफ्टर अनदर आवर हैज पास्ड अवे। ये 5th वाला देखिए, नीदर ऑफ दीज टू वर मोर देन माइनर पॉइंट्स। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें नीदर जो वर्ड आ रहा है, तो नीदर के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगाएंगे, और नीदर के लिए हमेशा सिंगुलर नंबर में वर्ब आती है, तो हम यहाँ पर वाज कर देंगे। ये आपका करेक्ट हो गया है। ये 6 वाला देखिए, दे ईच हैज़ ए प्रॉब्लम। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए, ये जो हैज़ यहाँ पर आया जो कि सिंगल नंबर के अंदर ये वर्ब है, तो शायद हमने इसको ईच के अकॉर्डिंग लगा लिया, जबकि यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग क्रिया लगेगी। क्योंकि जब भी मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था भी ईच एवरी से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनमें हम जो है सिंगुलर नंबर की वर्ब लगाते हैं, लेकिन जब भी ईच और एवरी का यूज अपोजिशन में होता हो, अपोजिशन में यानी उनसे पहले कोई नाउन आ रहा है या कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है और वो उसको ही इंगित कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम वर्ब जो है उस अपोजिशन वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो अपोजिशन में जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो दे है, और दे क्या है, बहुवचन है, प्लूरल नंबर में है, इसलिए प्लूरल नंबर में ही इसकी क्रिया हम लिखेंगे हैव, यानी दे ईच हैव ए प्रॉब्लम। अब देखिए आगे 7 वाला, द थीफ एज वेल एज हिज सन्स वर अरेस्टेड, यानी चोर के जितने भी पुत्र थे उन सबको क्या किया गया, वर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि थीफ और उसके बच्चे एज वेल एज हिज सन्स, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो इसका कर्ता है, जो इसका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, वो हमको दिखाई दे रहा है कि जैसे प्लूरल नंबर में हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखें जब भी एज वेल एज का यूज आ रहा हो किसी सेंटेंस में, तो एज वेल एज से जब 2 सब्जेक्ट आपस में जुड़ रहे हैं, 2 नाउन या प्रोनाउन आपस में जुड़ रहे हैं, तो पहले वाला जो नाउन आएगा वही उसका सब्जेक्ट माना जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो थीप है, न कि हिज सन्स, इसलिए हम द थीप, अब थीप तो अकेला ही है, तो एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम एक वचन की क्रिया काम में लेंगे, तो बाज की जगह हम बर की जगह हम बाज लिख देंगे। ये करेक्ट हो गया अब आपका, द थीप एज वेल हिज सन्स वाज अरेस्टेड। 8 वाला देखिए, सी नो लेस देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये, इसमें सी नो लेस देन यू, तो यहाँ पर ये सी के अकॉर्डिंग ही आपका जो करता है वो सी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी, तो आर की जगह हम इस यहाँ पर कर देंगे, जैसे कि यहाँ यू के लिए यहाँ पर दे रखा है, जबकि ये सी के लिए आएगा, यानी नो लेस देन के साथ पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमको क्रिया लिखनी है, और वो इस यहाँ पर आएगी क्योंकि सी एक वचन का करता है। अब देखिए अगला, नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो हो रही है, इसको दोबारा से लिख देते हैं, बट आल्सो। all the countries, not only India but also all the countries is in trouble। तो प्यारे बच्चों इस तरह का जब भी कोई सेंटेंस आए जिसमें नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ हो रहा हो, तो जो वर्ब आएगी वो आपकी लास्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, यानी लास्ट वाला जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग आएगी। अब यहाँ पर पहला जो करता आया वो इंडिया है और दूसरा है कंट्रीज। अब कंट्रीज बहुवचन में, तो इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लिखेंगे, तो यहाँ पर आर हम कर देंगे, यानी नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो ऑल द कंट्रीज आर इन ट्रबल। आगे देखिए 10वां, नथिंग बट ट्रीज आर सीन। तो यहाँ पर आर जो वर्ब दे रखी है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ट्रीज के लिए आर ले ली, ट्रीज जैसे बहुवचन है, लेकिन
जब भी इस तरह का फॉर्मेशन आता है नथिंग बट, तो नथिंग बट में क्या होता है कि उस के आगे जो भी सब्जेक्ट आएगा वो चाहे सिंगुलर नंबर में हो चाहे प्लूरल नंबर में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि नथिंग के अकॉर्डिंग क्रिया लगेगी और वो एक वचन में ही लगती है। इसलिए हम इसको इज कर देंगे, इज, यानी नथिंग बट ट्रीज इज सीन, यानी ट्रीज के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखिए 11, इधर आई और यू आर गिल्टी। अब ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसके लिए एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ रहे हों एक साथ, तो उनका क्रम हमेशा इस तरह रहता है। सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है और उसके बाद में थर्ड पर्सन का आता है और अंत में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, इसी क्रम में वो लगेंगे सारे प्रोनाउन। जैसे ये है ईदर आई और यू, तो इसमें क्या है कि ये आई यानी फर्स्ट पर्सन का पहले दे रखा है और यू जो कि सेकंड पर्सन का है वो बाद में दे रखा है, जबकि ये इस तरह होना चाहिए। यानी हम आई की जगह यहाँ पर यू लिख देंगे, यू, और यू की जगह हम लिख देंगे आई। अब सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ब आएगी वो लास्ट वाला जो आपका नाउन है उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो ये लास्ट वाला आई है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिया आएगी, वो एम हो जाएगी। तो ये इस तरह सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया कि ईदर यू और आई एम गिल्टी। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट ए चार्मिंग गर्ल इज सी। देखो इसमें ये जो आप निशान देख रहे हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी एक्सक्लेमेटरी जो वाक्य होते हैं, यानी विस्मयबोधक जो सेंटेंस होते हैं उनमें इस तरह का निशान आता है। इस तरह का निशान जब भी देखो तो आप ये समझो कि ये सेंटेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है उसमें आप बिल्कुल ध्यान रखें कि वो या तो व्हाट से शुरू होते हैं या हाउ से शुरू होते हैं, और उनके अंदर जो वर्ब है वो हमेशा पीछे आती है, यानी सब्जेक्ट जो होता है उसके पीछे हम उसको लिखेंगे, यानी सी के बाद में हम इज को लिखेंगे। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, तो ये करेक्ट हो गया। अब आपका ये इस तरह हो गया, व्हाट ए चार्मिंग गर्ल सी इज। ठीक इसी तरह का ये सेंटेंस है 13 वाला, हाउ क्लेवर आर यू। तो इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ये है कि ये जो वर्ब है ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम आर को हम पीछे को ले आएंगे, आर को हम यू के बाद लिखेंगे आर, और ये अंत में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका सेंटेंस हो गया कि हाउ क्लेवर यू आर, यानी आप कितने चतुर हैं। ये 14 देखिए, सी इज़ टू वीक दैट सी कैन नॉट कैरी द बॉक्स। ये जब भी इस तरह टू का यूज होता है तो वो आगे भी जो है इस तरह बदल जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये आगे जो वाक्य लिखा हुआ है सी कैन नॉट कैरी द बॉक्स, तो हम यहाँ पर टू की जगह सो कर देंगे, क्योंकि आगे सो के साथ ही कैन नॉट का यूज होता है। यानी सी इज़ सो वीक, यानी वो इतनी कमज़ोर है कि दैट सी कैन नॉट कैरी द बॉक्स, कि वो बॉक्स को कैरी नहीं कर सकती। यदि हम इस सेंटेंस को टू से शुरू करें मान लीजिए, तो ये बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा, सी इज़ टू वीक। देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी इज़ टू वीक, और अंत में ये जो क्वेश्चन, ये जो बचा हुआ वाक्य वो बिल्कुल बदल जाएगा, ये सारी चीज़ें हट जाएगी यहाँ से, और सिर्फ टू के बाद में टू का यूज होएगा, यानी सी इज़ टू वीक टू कैरी द बॉक्स। या तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं या फिर इस तरह लिख सकते हैं। यदि सो का यूज करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, सी इज़ सो वीक, सी इज़ सो वीक दैट सी कैन नॉट कैरी द बॉक्स। दोनों ही एक ही अर्थ देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला 15, इट इज़ 10:30 इन माई वॉच। क्या गलती है इस सेंटेंस में? यानी देखने समय बताने वाला ये कह रहा है कि मेरी घड़ी में 10:30 बज गए। तो एक दृष्टि में ये बिल्कुल सही सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब भी टाइम की बात आए तो वो इन नहीं आता, उसमें प्रोपोजिशन बाई आता है। तो ये ध्यान रखें, जब भी टाइम की बात हो, टाइम बताना हो तो बाई से हम बताते हैं, बाई माई वॉच।
तो ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स है, माइनर एरर्स है जो कभी कभी हमको परेशान कर देती है, लेकिन आप पढ़ते रहेंगे तो आपके सब चीज़ समझ में आती रहेगी। इस तरह की एरर आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। ये 16 वाला देखिए, सी डाइड फ्रॉम कोरोना, वो कोरोना से मर गई। तो यहाँ पर क्या गलती है? गलती ये है कि ये जो प्रीपोजिशन फ्रॉम आ रहा है, तो बीमारी से जब भी कोई मरता है तो उसमें हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगाया जाता है। ऑफ, डाइड ऑफ कोरोना, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ इन्फ्लुएंजा, जो भी यानी बीमारियों का नाम जब भी आएगा उससे पहले ऑफ लगेगा। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।